नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच में हर बार आप तक हम जानकारी पहुंचाते हैं अलग अलग विषय पर। आज के कार्यक्रम की भी अगर बात की जाए, कुछ ऐसी ही जानकारी आज भी आपको हम देंगे और आज हम इसके लिए पहुंचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। जी हां, हमारी दिल्ली का इकलौता कृषि विज्ञान केंद्र जहां पर लगातार किसानों को जानकारी दी जाती है। किसान वहां पर लगातार पहुंचते हैं, ना सिर्फ जानकारी के लिए बल्कि योजनाओं की जानकारी भी उनको मिलती है और काफ़ी फायदा जो आसपास के किसान हैं उनको पहुंच भी रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मैं राकेश कुमार, बागवानी विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, पशु चिकित्सक एवं पशुपालन विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा। मैं डॉक्टर देवेंद्र राणा, विशेषज्ञ, पादप सुरक्षा, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, नई दिल्ली। मैं डॉक्टर समरपाल सिंह, विशेषज्ञ सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा, दिल्ली। मैं कैलाश जाखड़, कृषि प्रसार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, दिल्ली। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे आज के विशेषज्ञ जो हैं यहाँ पर। तो देखिए, हमने बताया आपको आज खासतौर से, क्योंकि अब खरीफ का मौसम चल रहा है और ऐसे में किस तरीके से अच्छी उपज आपको लेनी है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस पर विशेष गौर करने की ज़रूरत है और कैसे किसान इस बात का ख्याल रखेंगे कुछ जान लेते हैं कुछ सवालों के जरिए ही। और आप सभी से यहाँ पर मेरा जो पहला सवाल है वो यही, धान की अगर बात की जाए, खरीफ की एक प्रमुख फसल, इसमें कौन से प्रमुख कीट आते हैं और उनकी निगरानी के लिए हमें क्या करना होगा या उनके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं और उनके निदान के लिए हमें क्या करना होगा? निगरानी जाहिर तौर पर हमारे किसान करते ही हैं, लेकिन और किस तरीके से उनकी रोकथाम हो सकती है, कैसे आप निदान कर सकते हैं? हाथ अपना आप ऊपर उठा सकते हैं। सोच में है किसान। चलिए थोड़ा सा रुख हम कर लेते हैं, किसानों के बीच जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धान की अगर बात की जाए, एक प्रमुख फसल खरीफ की, और उसकी जानकारी कितनी है हमारे किसानों को, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अनुभवी किसान जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। वैसे तो अपना नाम बता दीजिए पहले। महावीर सिंह जी। महावीर जी, कौन से कीड़े आते हैं धान में? वैसे मैं धान की खेती करता नहीं जी, वैसे जी। पर बता जरूर दूंगा जी सबसे पहले तो इसमें जड़ गलन की बीमारी आ जाती है जी। जी, ये तो बीमारी हुई। और उसके बाद में इसका प्रमुख कीड़ा है गोब की मक्खी जी, जो कि सारे पौधे में काटने के बाद क्षतिग्रस्त कर देती है। चलिए बिल्कुल। तो आप धान की खेती नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी पूरी पूरी। कहाँ से जानकारी मिलती है इतनी? जानकारी यहीं से 35 साल से यहीं जुड़ रहा हूँ जी मैं। जी, केवीके में तो यहीं आके सारी जानकारी मिलती है। यहाँ भी कुछ अपनी खुद भी कर लेता हूँ जानकारी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, बताया हमारे जो अनुभवी किसान थे कि कैसे धान की खेती भले ही ये ना करते हो, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र में आकर सारी जानकारी इनको है। जो फसल ये लेते हैं उसकी भी जानकारी, और जो फसल नहीं लेते उसके कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, रोग या कीट की अगर बात की जाए, कीट के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, कौन सा प्रमुख कीट है और उसका निदान आप कैसे कर सकते हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ तो नाम हमें बता दीजिए। मैं रघुनाथ गुम्मानेड़ा से। जी रघुनाथ जी, कौन से प्रमुख कीट आते हैं धान की फसल में? पत्ता लपेट आती है इन दिनों में। पत्ता लपेट धान में विशेषकर पत्ता लपेट आती है। जैसे ही कम बारिश होती है वो उससे ज्यादा फैलता है, पत्ता लपेट देता है वो कीड़ा और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यानी जब कम बारिश हुई तो इसकी प्रकोप हो सकता है? हाँ, प्रकोप हो सकता है। वो सिवाय ओनली बारिश से हटता है, वैसे नहीं हटता। वो कृत्रिम कोई तरीका नहीं है उसका, यानी प्राकृतिक निदान हो जाता है उसका। प्राकृतिक निदान बारिश से होगा जी। और भी कुछ समस्या आपको लगती है जो धान की फसल में आती है? तो अनेक कुछ समस्याएं हैं जी। तो इस विषय पर सारा तो मैं विशेष कर 15 साल से मैंने खेती छोड़ी हुई है जी। चलिए बिल्कुल, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो अनुभव है किसानों का उससे हम जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से, अगर धान की भी हम बात करते हैं, प्रमुख कीट की हम यहाँ जानकारी ले रहे थे। फिलहाल जो दो जवाब हम यहाँ ले पाए हैं, रुक कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ, उन्हीं से हम जान लेते हैं। अगर बात की जाए धान के प्रमुख कीटों को लेकर, तो यहाँ जो जानकारी मिली है डॉक्टर साहब हमें, आप उससे कितना संतुष्ट? क्या इनमें से कोई जवाब ऐसा है जो हमारे किसान का हकदार बन सकता है? हाँ, महावीर जी ने जो जवाब दिया है वो काफ़ी हद तक ठीक है जी। तो उसके इनाम के हकदार महावीर सिंह। चलिए बिल्कुल, जो देखिए जवाब मिला वो महावीर जी का सही लगा, जो कि नहीं करते, लेकिन जानकारी उनको कृषि विज्ञान केंद्र में आके पूरी मिलती है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां महावीर जी के लिए बजा दीजिए आप सभी। महावीर जी आप आगे आ जाइए हमारे पास, क्योंकि महावीर जी आज के कार्यक्रम के पहले हमारे किसान कप के विजेता बने हैं। बहुत बहुत बधाई आपको जी। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो यहाँ महावीर जी ने तो हमें बताया जो इसकी खेती नहीं करते, लेकिन हमारी अगर बात की जाए जो किसान हैं वो इसकी खेती करते हैं, किस तरह की समस्याएं अमूमन इस दौरान देखने को मिलती हैं, इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। कौन से प्रमुख कीट हैं और उनके निदान के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए?
इस समय खरीफ में धान एक मुख्य फसल है। इसमें जो फसल चली हुई है उसमें लगभग पौधरोपण लगभग 35-40 दिन के आसपास हो गई है। इसमें जो सबसे बड़ी कीट की समस्या आती है वो आती है तना छेदक एक कीट होता है। इसके अलावा दूसरा जैसा इन्होंने बताया कि पत्ती लपेटक एक कीट होता है। तो ये दोनों ही कीट अपने आप में एक भयानक कीट हैं जी। तो इनकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि समय समय पर निगरानी करते रहें, क्योंकि जब ये कीट आता है तो आने के बाद ये बहुत जल्दी नुकसान करता है जी। तो निगरानी रोज़ अगर फसल को देखते रहेंगे तो उसके बाद जो है एक टाइकोग्रामा आता है, टाइको कार्ड के रूप में मिलता है। तो किसान भाई उस टाइको कार्ड यानी कि 4 टाइको कार्ड पर एकड़ के हिसाब से किसान भाई उसका प्रयोग करना चाहिए जी। साथ ही साथ दवाई आती है कैल्डान, यह इसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई प्रयोग करनी चाहिए। एक दवाई दूसरी भी आती है जो आती है फर्टेरा के नाम से, वो मार्केट में मिलती है, बैग 4 किलो का बैग आता है उसका। तो उसको भी 1 एकड़ के हिसाब से 4 किलो का प्रयोग करते हैं किसान भाई। तो ये पत्ता लपेटक की भी वो जो तना छेदक कीट है दोनों की समस्या काफ़ी हद तक सोल्व हो जाती है जी। बिल्कुल। तो ये तो अभी की है, ये एक बार फिर दोबारा से ये तना छेदक कीट जब आप फसल आपकी लगभग 60 दिन के आसपास होती है तो भी ये आ सकता है। तो आप इन्हीं का तीनों में से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ फेरोमोन स्टेप भी आती हैं इसकी, क्योंकि जो ये जो आपका तना छेदक जो कीट है बहुत भयानक कीट है जी। तो फेरोमोन स्टेप भी आती हैं। तो आजकल जैसे हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, लगातार इस पर जोर दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए फेरोमोन स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। 10 फेरोमोन स्टेप जो है एक हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को उस समय जैसे 35-40 दिन की फसल है उस समय, वो जब 60-65 दिन की फसल हो उस समय भी किसान भाइयों को अपने खेत में लगा देना चाहिए। चलिए बिल्कुल, देखिए आप इस सावधानी को अपनाएंगे तो उम्मीद करते हैं अच्छा उत्पादन आपको मिल सकेगा और उसके जरिए अच्छा मुनाफा भी आप आने वाले समय में धान की खेती करके ले सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी से मेरा अगला सवाल यहाँ पर यही, खरीफ के मौसम में कौन कौन सी प्रमुख सब्जियों के जरिए हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं? कई सारी सब्जी फसलें जो हैं जिनकी खेती हमारे किसान करते हैं, लेकिन कैसे उनके साथ ही आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, कैसे आपका जो मुनाफा है वो बढ़ा सकते हैं? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं जवाब देने के लिए। सोच में है किसान, कोशिश हमें यहाँ एक बार और करनी होगी, क्योंकि देखिए जो जवाब है वो हर किसी के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक संकोच हम मान सकते हैं जो यहाँ थोड़ा नजर आता है। फिलहाल एक हाथ उठता हुआ नजर आया, इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। दिलीप सिंह दरियापुर। जी दिलीप जी, कौन कौन सी सब्जी फसलें जिनके जरिए हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं? अभी देखो घिया बो सकते हैं, वो खरीफ में टिंडे हैं, घिया है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, पेठा है, कद्दू है जी, ये सब खरीफ में बोई जाते हैं। बिल्कुल। और ये जो इसमें मतलब अगर उसमें कमर्शियल यूज में करना चाहे तो ज़्यादा बोइए, अपने घर बार के लिए करने कम बोइए, लेकिन अगर ज़्यादा बोएंगे तो उससे आपकी आमदनी बढ़ सकती है, ज़्यादा आमदनी बढ़ सकती है। कुछ और आप बताना चाहेंगे कैसे आमदनी को किसान बढ़ा सकता है अपनी? आमदनी ऐसे है जैसे फसल होती है तो उसको ठीक से देखा जाए, पानी सिंचाई का टाइम सिंचाई की जाए, अगर उसमें कोई कीटाणु वगैरह लगते हैं तो डॉक्टरों से सलाह लेकर के उसमें दवाई वगैरह डाले, उससे बचाया जाए। यानी निगरानी करते हैं। निगरानी तो करनी पड़ेगी जी। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए एक जवाब मिला, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे भी कुछ यहाँ पर जो किसान है वो नज़र आ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर लेते हैं उनके पास क्या जवाब है। और ये जवाब देखिए बेहद ज़रूरी, जो किसान है वो जानता है कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। जी भगवान जी, कौन सी ऐसी सब्जी फसलें जिनकी खेती करके हम आमदनी बढ़ा सकते हैं? सबसे बेस्ट है, अनुकूल है मौसम घिया का जी। हमने 5-7 किलो घिया के लगाए हैं, वे बारिश के बिल्कुल बीज डाले हैं जी, उसमें अब कुछ नहीं डालना, वे अपने हमारी वो पर्यावरण के अनुकूल है, वैसे ही हो जाएगी। और फिर दूसरी जी फूल गोभी को 25-30 एकड़ गोभी लगाऊं मैं, उसके लिए भी हमारा जो दिल्ली के पास हमारी मार्केट है सेल आजाद पर, केसो पर, तो हमारे पर यहाँ पर ना कि सेल के लिए अच्छा ऑप्शन है, अच्छा बाजार मिल जाता है। अच्छा बाजार मिल जाता है जी। और है ना उसका बिल्कुल वे भी है ना हमारे यहाँ अनुकूल है, ना ज्यादा खर्चा लगता है, और उसकी सेल सबसे ज्यादा ना, कितना भी आप मार्केट में ले जाओ जब भी सेल हो जाएगी जी। तो घिया और फूल गोभी दो सब्जी, तोरी हाँ बिल्कुल जी, बीज लगा है तोरी का स्टेम जी, और उसमें 1-2 घिया नड़ा उड़ा, ज्यादा मतलब खर्चा नहीं है, आएगा 1000-1500 खर्चा, वे भी इसके अनुकूल है जी। लेकिन किसान कहते हैं ज्यादा लागत बढ़ती जा रही है, खर्च ज्यादा होता है। वे जी मैं बताऊँ जी, वे अगर हम मौसम के विपरीत जब खेती करेंगे ना तो उसमें लागत बढ़ती है। अब जैसे मेरी 15-22 गोभी चल रही है देचाऊ में जी, तो उसमें जी
मेरी 4 गुना लागत ज़्यादा लगी, पर उसका जितना मार्केट में वो मिल रहा है वो कम पड़ा है उसकी लागत के हिसाब से। और जो अब गोभी हमने लगाई है इसमें 1-2 गुड़ाई होगी, इसमें खर्चा कम होगा पर थोड़ी मंदी बिकेगी, पर इसमें सेल ज़्यादा है। चलिए बिल्कुल, यानी बाजार आपको अच्छा मिल जाएगा। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए जो किसान है लगातार बताया उन्होंने अपना अनुभव, कौन कौन सी सब्जी फसलों की खेती करते हैं और कैसे अपनी आमदनी को ये बढ़ा सकते हैं। एक और भी युवा यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं उनका क्या मानना है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। दीक्षांत डागर, गाँव उजवा। जैसे हम ये घिया वगैरह लगाते हैं, इससे कीड़ा वगैरह भी लग जाता है, जैसे उस पे बोलते लाल लाल कलर की वो बैठती है उस पे जी। और जी जैसे ये मौसम वगैरह से पानी लगाना चाहिए अच्छा। जैसे हम पानी यहाँ पे हमारा खारा वगैरह पानी है, जैसे बरसात वगैरह होती है उससे भी पानी बहुत अच्छा। एक बात बताइए, आप युवा है, पहले की तरह जो खेती क्या हम कह सकते हैं जो विधियाँ प्रयोग में लाई जाती थी वो ठीक लगती हैं आज के समय में? हम आज के समय ठीक है, पहले की तो काफ़ी पता नहीं है इतना जैसे आज के टाइम है जो हमारे आगे। लेकिन पहले जो खाद है उतनी मात्रा में नहीं लगता था, अब किसान ज्यादा मात्रा में खाद डालता है, वो कहाँ तक सही? वो खाद वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह डीपी ये जैसे डालते हैं, हर एक चीज वगैरह लगाते हैं इस वगैरह। तो ये सही है ज्यादा मात्रा में खाद? अगर ये खाद वगैरह ठीक है लगता है आपको? हाँ यस सर। या जैविक खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं? सोच में जरूर है। चलिए शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए क्योंकि हम कहते हैं कि जब मुनाफे की बात आती है तो एकदम से कभी कभी हम सोचते हैं कि कोई छोटा रास्ता अख्तियार कर ले जिससे ज़्यादा मुनाफा हमें मिल पाए। कुछ सोच जो युवा है हमारे, कुछ सोच उससे मिलती जुलती भी हमें नजर आई। हालांकि उन्होंने बताने की कोशिश करी कौन सी सब्जी फसलें हैं जिनकी खेती कर सकते हैं और उसके जरिए अच्छी आमदनी आपको मिल सकती है। फिलहाल डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, 3 जवाब हमें यहाँ मिले हैं, इन 3 जवाबों में कौन सा जवाब आपको लगता है कि हमारे किसान कब का हकदार है? जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि आमदनी कैसी बढ़ाया जाए और खासकर खरीफ के मौसम में जी, तो इसमें सबसे सही जवाब जाता है बलवान शौकीन जी का जी, जो कि दिचाऊ से है, जो उन्होंने जो गोभी का खासकर, क्योंकि अभी एक बहुत खास उन्होंने तकनीकी बताई कि अभी बारिश का मौसम है और इसमें एक खास जो ज़्यादा खर्चा इरिगेशन पे आता है जी, तो बारिश की वजह से इरिगेशन की खर्चे भी बच जाएंगे, साथ ही साथ उसमें फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कम होता है इस मौसम में जी। और बाजार में जो गोभी की कीमत होगी अभी सबसे ज़्यादा है। तो बलवान जी इसे चलिए बिल्कुल जोरदार तालियां बलवान जी के लिए। आप सभी बता दीजिए, आ जाइए आप आगे बलवान जी, क्योंकि बलवान जी बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको, जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो यहाँ तो देखिए बलवान जी ने अपना बल दिखाते हुए बताया, बौद्धिक क्षमता का परिचय कराया कि किस तरीके से आप जो अभी की सब्जी फसलें उनको ले सकते हैं। इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे और हम और ज़्यादा जानकारी लेना चाहेंगे, और किस तरह के विकल्प हैं किसानों के पास सब्जी फसलों में जिनके जरिए वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अभी जो है खरीफ का मौसम है और खरीफ के मौसम में जो है बेल वाली सब्जियां ज़्यादातर लगाई जाती है। इसके अलावा टमाटर, बैगन, मिर्च और भिंडी, इसके साथ साथ अगेती, जो कि अगेती फूलगोभी से अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं जी। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आमतौर पर जो हमारा परंपरागत ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रहा है उससे थोड़ा हट के नया करने की ज़रूरत है। अगर हम एक ही चीज़ को करते आएंगे तो क्या होता है कि हम सारे किसान एक साथ करते हैं और मंडी में भी एक साथ सब्जियां आती है तो उसमें रेट नहीं मिल पाता। तो इसके लिए एक ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन जो बेमौसम सब्जियों की खेती बोलते हैं, जैसे कि अभी हम किसान भाई ने बताया कि अगर हम बेमौसम फूलगोभी की खेती करते हैं तो उसमें अच्छा पैसा मिलता है। इसके अलावा जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे पूषा वृष्टि एक गाजर की ऐसी प्रजाति है जो कि किसान भाई अभी लगाए, अगस्त में लगाने का सही समय है। अगर अभी लगाता है तो अक्टूबर नवंबर तक खुदाई हो जाती है, जबकि आमतौर पर किसान अक्टूबर और नवंबर में लगाने की सोचते हैं। तो इस ऐसी फसल का हम सिलेक्शन करें किसान भाई को। अब पहले वाली बात नहीं है, अब मार्केट की स्थिति के अनुसार से, लोगों के डिमांड के अनुसार हमें कब करना चाहिए जिससे कि हम उससे ज़्यादा मुनाफा कर सकें। साथ ही साथ कुछ ऐसी तकनीकें हैं, जैसे हम बात करेंगे कि अभी धनिया और पालक, इसको अगर हम शेड नेट के अंदर में करते हैं इस मौसम में भी, तो हम बहुत कई गुना तक आमदनी आम सीजन से प्राप्त कर सकते हैं जी। वैसे ही एक नई फसल है, जैसे आमतौर पर गर्मी में जैसे सर्दियों में लगाई जाती है प्याज की फसल है, जो कि एक प्याज की प्रमुख फसल सब्जियों में प्रमुख है प्याज। तो पर नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में खरीफ मौसम में प्याज नहीं लगाई जाती है।
अगर खरीफ मौसम में किसान भाई प्याज लगाते हैं, इसके दो तरीके हैं, एक तो पौध तैयार करके भी लगाते हैं, दूसरा गंठी के तरीके से लगाते हैं जी। अगर इस समय प्याज लगाते हैं वो नवंबर दिसंबर में खुदाई हो जाती है, और नवंबर दिसंबर में क्या होता है, मार्केट में रेट बहुत अच्छा रहता है, यानी बाजार के अनुकूल अब किसान को आगे बढ़ना होगा जिससे और फायदा ले सकें। जी चलिए, बिल्कुल देखिए, ये इस बात का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी, और ऐसा नहीं कि हमारे जो किसान हैं इस बात का ख्याल नहीं रखते, क्योंकि जब बात आती है मार्केट इंटेलिजेंस की तो हमारे किसान उसमें भी काफ़ी आगे नज़र आते हैं, क्योंकि लगातार बाजार का रुख उन्हें करना पड़ता है, और बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है किसान से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए ज़रूरी यही कि बाजार के अनुसार अगर आप चलेंगे, मांग किस तरह की चल रही है, उन तमाम सब्जी फसलों का चयन करेंगे तो जाहिर तौर पर अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल मेरा यहाँ पर तमाम मौजूद हमारे किसानों से हमने बात की मुनाफे को कैसे बढ़ाना है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो लागत है वो हम कर रहे हैं, लेकिन बचत की जब बात की जाती है, पानी की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं? बतौर किसान आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद अब यहाँ भी तमाम जितने किसान हैं उनके हाथ ऊपर उठे हुए नजर आए। पानी की बचत की हम बात कर रहे हैं, सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि जो बचत है पानी की वो काफ़ी हद तक की जा सके। मानसून का मौसम भी चल रहा है और ऐसे में काफ़ी उपयुक्त माना जाता है कि अगर हम चाहें तो पानी की बचत कर सकते हैं, लेकिन किसान का क्या नज़रिया है ये हम इस सवाल के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बताना चाहेगा आप लोगों में से कैसे हम पानी की बचत कर सकते हैं? चलिए, बिल्कुल पीछे से एक हाथ जो है वो उठता हुआ नजर आया है, बिल्कुल पीछे का हम रुख कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मौसम जो है वो बारिश का चल रहा है, मानसून का मौसम चल रहा है, और ऐसे में कैसे जो किसान है वो इस पानी को बचा सकते हैं। जी, मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी। पानी बचाने के लिए तो हमारा जैसे पुराना तरीका गांव में जोड़ है, उसके द्वारा हम जोड़ में पानी इकट्ठा करके अपना पानी बचा सकते हैं, और खेतों में पानी देने के लिए हम ड्रिप सिस्टम या फुहारे का यूज कर सकते हैं जिससे पानी बचे। जी बिल्कुल, लेकिन कभी कभी देखा जाता है सतही सिंचाई जो है वो किसान कर लेते हैं, जितना पानी है उसने से सिंचाई कर दी जाए। जैसे कि हमारे एरिया में अभी पानी की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी धान के लिए ज्यादा पानी दिया जा रहा है, तो इससे हमारा भूमि का जो स्तर है वो डाउन जा रहा है। उसको बचाने के लिए फिर यही है कि बोरवेल या कुछ हो, जैसे कुएं के अंदर पानी जाए जो हमारा लेवल थोड़ा ऊपर आ सके। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे ड्रिप वगैरह का आपने जिक्र किया, इसकी जानकारी यहाँ किसान को हो पाती है? ड्रिप इसकी जानकारी तो केवीके में आगे डॉक्टर से इनकी सलाह से मिल सकते, नहीं तो हमारे यहाँ तो लोकल खुला ही पानी देते हैं। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, ये फायदे भी हैं कृषि विज्ञान केंद्र के। जब आप पहुंचते हैं कृषि विज्ञान केंद्र तो कैसे आपको जो आधुनिक तकनीक है उससे अवगत कराया जाता है, जानकारी दी जाती है, और काफ़ी अहम, क्योंकि अगर देखा जाए तो पानी को बचाने के लिए एक अलग मुहिम जो है जल शक्ति अभियान के रूप में हमारे सामने है। अब किसान जो हैं इस मुहिम को कैसे देख रहे हैं, कैसे इस मुहिम का हिस्सा वो खुद को बनाने जा रहे हैं, ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा कुलदीप जी। कुलदीप जी, कैसे पानी की बचत कर सकता है किसान? पानी की बचत ऐसे हो सकती है जी कि तिलहन बो और दलहन बो। तिलहन और दलहन, हाँ, ये दान मान के चक्कर में छोड़ दो, पानी बचत हो जाएगी जिम्मेदार की। तो किसान को लगता है शायद उतना मुनाफा उनके जरिए नहीं मिल पाएगा? मिलेगा क्यों नहीं, मुनाफा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो यानी जो फसल पद्धति है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं, फसल चक्र अपनाएं। पहले तो पानी है ही नहीं जी हमारी पूरी दिल्ली एरिया में जी। कहीं ये दान वगैरह वो कोई नाले वाला का पानी दे, वो दान वैसे ठीक न रहे। हमारी तो यही है जी कि किसान अगर पानी बचाता है जी, वो बिजली बचाता है, बिजली से तो पानी निकलेगा, तो दलहन और तिलहन की बुआई करे। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए। क्या सुझाव देखिए इनकी तरफ से दिया गया कि बदलाव जो है वो हमें भी लाना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जो उन्नत कृषि प्रणालियां हैं या सूक्ष्म सिंचाई पद्धति हैं उनका इस्तेमाल करें, कुछ और भी बदलाव आप कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। तो नाम हमें बता दीजिए। सपन प्रकाश नाम है सर मेरा। आपको क्या लगता है कैसे पानी की बचत हम कर सकते हैं और क्यों जरूरी है? फसल चक्र एक बहुत अहमियत चीज़ है। जैसे बताया अभी के धान है वो बहुत ही ज़्यादा पानी उसको चाहिए होता है, तो उसकी जगह दलहन वगैरह की या और ऐसी फसल हैं। इसके अलावा सर पूसा या और भी कई जो बीज अनुसंधान जो केंद्र हैं वो हर फसल में इस तरह के बीज भी जो आजकल आए हुए हैं जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये इरिगेशन के सिस्टम जो हैं वो हमें बदलने होंगे। जैसे ये ड्रिप सिस्टम है, इसमें पानी की बहुत किफ़ायत होती है। पहले जैसे पारंपरिक तरीके हैं हम ट्यूबवेल से या वैसे किसी तरीके, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम का अगर हम यूज़ करें तो उसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा बचत होती है। काफ़ी बचत हो सकती है। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगभग 3 जवाब हमें यहाँ पर मिले। डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से जो पानी की बचत की बात की जाती है और जो हमारे किसानों ने जवाब दिए हैं इनमें कौन सा एक सटीक जवाब आपको लगा? जो दीपक जी जो है उन्होंने बताया था कि मतलब अभी ये पानी का संचय कैसे किया जाए, मतलब पानी को कैसे जो बरसात का पानी है उसको कैसे मतलब रोका जाए, इसे मतलब जिससे अपना जो वाटर टेबल जो है जो कम होता जा रहा है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि पुराने जो मतलब तालाब वगैरह हैं उनको हम
मतलब उसमें पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कहीं भी रेनफॉल होती है, बरसात होती है, तो एक मतलब उसमें एक गड्ढे खोदने के बाद उसमें पानी को डाला जा सकता है, जिससे क्या है खेत का भी वाटर टेबल बढ़ता है। तो उनका दीपक जी का जवाब जो है एकदम सटीक है। और बाकी लोगों ने जैसे बताया है कि मतलब फसल चक्र अपनाएं, जैसे धान की खेती होती है उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक बात है, मगर उसमें कुछ तकनीकी है, मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, मतलब वो तो दीपक जी ने बताया है, कैसे पानी की बचत की जाए। जी, सबसे पहले क्या है, जैसे धान के जहाँ करते हैं लोग वो धान ही करेंगे जी, मगर उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जो मतलब एडवांस है, जो कम पानी की ज़रूरत है इसमें, जिसे DSR बोलते हैं, डायरेक्ट सीडेड राइस, जिसे धान की सीधी बुवाई हम करते हैं। उसमें क्या है, जो पौध जो डालते हैं किसान, उसमें क्या करते हैं, पानी की ज़रूरत पड़ती है उसे। इस विधि में क्या है, डायरेक्ट बुवाई करते हैं धान की, और जो पानी का जो बचत होती है जो उसमें पौध लगाने में और उसके बाद उसके पडलिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट हो जाती है। और ये मतलब एक अच्छी विधि है जिससे हम काफ़ी हद तक पानी को संचित कर सकते हैं अपने। और दूसरी बात यह है, जो इस समय जो सीज़न है, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये सीज़न जो है रेनफॉल जो हो रही है, इस समय बरसात हो रही है, बहुत अच्छा सीज़न है जी। इस समय हम वाटर को हार्वेस्ट करें, उसे वाटर को एक अपने खेत, मतलब 2-3 खेत अपने साथ में है, तो अपना एक पॉन्ड टाइप का बना लें जिसके यहाँ नहीं है, और उसे उस पानी को जो है एक कॉमन पॉइंट से निकाल के उस पॉन्ड में डालें। उससे क्या है, जो बीच में इस समय क्या है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं तो क्या है बरसात ज़्यादा हो रही है और कहीं बिल्कुल बरसात नहीं है, और कभी कभी क्या होता है जल्दी बरसात ख़त्म हो जाती है, कभी बरसात जल्दी आती है। तो ये क्या है, ये जलवायु परिवर्तन है। अब क्या है, किसान भाइयों को उसी के अनुकूल हमें खेती करना है। जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए खेती करना है जी। तो इसमें क्या है, जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप लो आप, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप में क्या होगा, जिससे कम समय अवधि वाली फसल जो होगी, तो उससे क्या है, जल्दी से हम अब उसे हार्वेस्ट कर लेंगे और पूरा प्रोडक्शन ले सकते हैं उससे। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है, जहाँ कम पानी है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम है, बरसात कम है, तो उसमें क्या है, जैसे तिलहन, दलहन, इस तरह की फसल ले सकते हैं। वो हमने अपने KVK में कैफेटेरिया लगाया है, इसमें सभी तरह की फसलें हैं, आप देखेंगे उसे और उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं जी। दूसरी चीज़ ये है, जहाँ पानी, यहाँ के दिल्ली में एक समस्या है, पानी खारा काफ़ी है, तो वहाँ पे हम सब्जी नहीं ले सकते, खारा पानी है, तो वहाँ हम ऐसी फसल लें जो मतलब सॉल्ट टॉलरेंट है। सूरजमुखी ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं और बाजरा ले सकते हैं, इस तरह की फसल ले सकते हैं हम। तो इस तरह से हम वाटर जो रेनफॉल है, जो नेचुरल रिसोर्स है हमारा, उसे कैसे उपयोगी बनाएं, ये तकनीकियाँ हैं। खेत को खाली ना छोड़ें। आप देखेंगे इस समय खेत काफ़ी छोड़ रखे हैं खाली, तो कम से कम उसमें ढैंचा लगा दें, हम बाजरा लगा दें, कम से कम ढैंचा लगाने के बाद उसे इनकॉर्पोरेट कर देंगे मिट्टी में, तो उसकी जो है उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, और अगर बाजरा लगाएंगे तो हमें कुछ प्रोडक्शन मिलेगा उससे। तो इस तरह की विधियाँ अपनाएं। और जो मैं बता रहा था कि आपको जो वाटर हार्वेस्ट करना है, एक तो खेत में कर दिया आपने वाटर हार्वेस्ट पॉन्ड बना के, और दूसरा क्या है, जो गाँव के निकट जो तालाब वगैरह हैं, वो इस समय उनका बंद कर दिए गए हैं, मतलब उनके उसमें पानी नहीं जा रहा है, तो वो अपने किनारे से अपना खोल दें चारों तरफ से, जिससे क्या है इस समय वाटर मतलब जो है पहुंच जाए। उससे क्या होगा, जो क्षेत्र का जो पानी है वो उसमें जाएगा और जो उस एरिया का जो वाटर टेबल है वो बढ़ेगा। चलिए, बिल्कुल जो जल स्तर है यानी उसमें सुधार हो सकता है। और इस तरफ हमारे जो किसान हैं जागरूक भी हैं, और उनको और ज़्यादा जागरूक करने के लिए अगर बात की जाती है कृषि विज्ञान केंद्र की उज्वा की, अगर खासतौर से हम बात करें, तो यहाँ बाकायदा जो जल शक्ति जागरूकता अभियान जो है उसको भी चलाया गया, और कोशिश यही की जा रही है कि पूरा देशव्यापी जिस तरीके से जो अभियान है इसमें हमारे किसान भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना एक योगदान जो है वो भी पानी की बचत के लिए दे सकें। फिलहाल आपने कहा कि जो दीपक जी हैं उनका जवाब आपको बिल्कुल सटीक लगा जी, तो चलिए मैं चाहूंगा दीपक जी हमारे पास आ जाएं। यहाँ पर जोरदार तालियां दीपक जी के लिए आप बजा दीजिए सभी। जो इनका जवाब था वो एक सटीक जवाब लगा, और उसके बाद ये बनते हैं हमारे किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको दीपक जी। जी शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो यहाँ तो देखिए दीपक जी बन गए हमारे किसान कप के हकदार। कई और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लेकर हमारे जो यहाँ किसान हैं वो किसान कप जीत सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद,
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो किसान है वो और ज़्यादा जागरूक होकर ना सिर्फ अपनी लागत को कम कर सकते हैं बल्कि मुनाफे को भी बढ़ा सकते हैं। और जब बात आती है मुनाफे को बढ़ाने की तो इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारक हैं जो हमारे किसान इन पर अगर ध्यान देंगे तो काफ़ी फ़ायदा इनको मिल सकता है। अब आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ पर मौजूद किसानों से, पशुपालन के जरिए कैसे हम अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। पशुपालन के जरिए कैसे आमदनी को बढ़ा सकते हैं। एक हाथ जो है वो उठता हुआ मेरे को यहाँ नजर आ चुका है, उनके पास हम चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जवाब उनके पास है। अनुभवी किसान हमारे यहाँ पर जो मौजूद हैं। जी मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम तारीफ सिंह, गाँव उजवा। जी तारीफ जी, पशुपालन और खेती जी दोनों का अगर एक एक साथ चलाया जाए जी तो हमारा प्रोडक्शन काफ़ी आगे बढ़ सकता है, पैदावारी बढ़ सकती है। क्योंकि जब पशु होंगे तो उनके गोबर से खाद होगा, वो खाद हमारे खेत में काम आएगा जी। और पशुधन से ही वो तो सुबह और शाम दोनों टाइम दूध देता है और वो दूध एक किस्म से समझो नगद पैसा है जी। यानी पशुधन से धन में वृद्धि हो सकती है। हाँ बिल्कुल, बगैर पशुधन के तो किसान की वृद्धि होना नामुमकिन ही है जी। चलिए बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए एक काफ़ी अनुभवी किसान जिन्होंने अपना बताया कि किस तरीके से जो पशुधन है उसके ज़रिए ही धन में इजाफा भी कर सकते हैं और उसके बिना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हम मान सकते हैं जो किसान है उसकी आमदनी नहीं बढ़ सकती। काफ़ी सारे किसान हैं जो पशुपालन से जुड़े भी हुए हैं। कुछ और आप लोगों में से कोई और जवाब देना चाहेगा कैसे पशुपालन के जरिए। चलिए एक हाथ जो है आगे से उठता नजर आया है, इनसे भी हम जान लेते हैं कैसे इनका क्या मानना है, कैसे हमारी जो आय है वो बढ़ सकती है पशुपालन के जरिए। जी पशुपालन के द्वारा आय बढ़ सकती है, लेकिन हमारे एरिया है ना काफ़ी सीमित हो गए। पहले दो ही चीज़ों को महत्व दिया जाता था जी, या तो हाड़ी को या पाड़ी को, यही दो महत्व होते थे। अब इनकी कदर छूट गई, ना तो इतने पशु रहे ना जंगल रहे, और जंगल में फ्री का ही चरा के और दूध का उत्पादन हो जाता था और घर में भी अच्छा होता था और खाद बन जाता था, खाद खेत में गिर जाए और खाद से फिर अच्छी पैदावार हो जाए जी। तो ये पशुधन से काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि अब इतना नहीं हो पाता कैसे, लेकिन आज के समय में ये हो सकता है। इसमें हो सकता है अगर करना चाहे तो। अगर ये समस्याएं ना हो तो जैसे कि ये खेत क्षेत्र नहीं रहे चराने के लिए जी, तो घर से ही चारा डालना पड़ेगा, घर से ही सब कुछ करना पड़ेगा, उसमें कॉस्टली पड़ता है जी, लागत ज्यादा हो जाती है उसमें। हाँ, लागत ज्यादा। लेकिन हम देखते हैं व्यावसायिक रूप से भी जो किसान है डेयरी फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ वो तो कर रहे हैं, वो ठीक है, जिनके मतलब दोनों साधन संयम है बराबर है। जैसे खेती से पैदा होती है वो नाज भी काम आ जाता है और तूड़ा भी और चारा भी सब वहीं मिल जाता है उसको जी, सारी चीज़ें। चलिए बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए किस तरीके से जो पशुपालन का क्षेत्र है वो फ़ायदा पहुंचा रहा है और कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। और ज़ाहिर तौर पर जो हमारे किसान हैं उनका भी ये कहना है कि फ़ायदा तो काफ़ी इससे है, लेकिन और कैसे इस फ़ायदे को हम बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम परमानंद सिंह है, उजवा गाँव से। परमानंद जी, कैसे आपको लगता है कि पशुपालन की अगर हम बात करते हैं इसके ज़रिए हमारी आमदनी बढ़ सकती है? देखो जी, ऐसा है कि आमदनी तो ज़मींदार की तभी बढ़ सकती है जबकि ये आवारा पशु जो है जिसको नील गाय बोलते हैं, ये सबसे भारी नुकसान पैदा करता है ज़मींदार को जी। लेकिन जो उसके पास पशु हैं उनका कैसे ख्याल रखें? जो पालतू पशु है जी, इनमें जैसे भेड़ बकरी है, इससे डबल फायदा होता है जी। क्यों? आज की तारीख में और आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो नॉनवेज है उसकी ज़्यादा खपत है जी। और ये एक मुर्गी फार्म जो है वो भी आपका बिक्री का है। ये जो है ज़मींदार को अगर जो जहाँ इसका फार्म हाउस है वहीं ज़मींदार का अगर जो ये सुविधा मिल जाए जी, गवर्नमेंट से अगर जो इसके अंदर सब्सिडी मिल जाती है तो ज़मींदार को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है। चलिए शुक्रिया, आपने बातचीत की हमसे। तो यहाँ पर देखिए 3 जवाब जो हैं हमें मिल चुके हैं और भी कुछ किसान हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी सर, पशु से आमदनी काफ़ी बढ़ सकती है, इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। आजकल जैसे
खाने पीने को लेकर लोग बहुत सजग हो गए हैं। तो जिस तरह से हमारे पास आते हैं, शहर से लोग आते हैं कि हमें ऑर्गेनिक अनाज चाहिए, इसी तरह से दूध की भी क्वालिटी हो गई है सर। A2 किस्म का जो दूध है वो बहुत महंगा बिकता है। जहाँ पे जो साधारण दूध है उसका दाम है 50 रुपये लीटर, 60 रुपये लीटर। वहीं पे मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ और खुद मैं भी जो है बेचता हूँ, दूध 120 रुपये लीटर और 150 रुपये लीटर तक भी जो है बिकता है। जिनमें जैसे गिर गाय का दूध है, साहिवाल गाय का जो दूध है, और उनको अगर ऑर्गेनिक खेती से जो पैदा किया हुआ अगर अनाज और चारा हम खिलाते हैं तो उस दूध की बहुत ही उत्तम क्वालिटी होती है। उसको बोतल में पैक करके हम 60 रुपये लीटर की बजाय हम उसको 120 रुपये, 130 और 150 रुपये लीटर तक हम बेचते हैं और आमदनी बढ़ती है सर। बिल्कुल, ये दुगनी का आपने उदाहरण नहीं, बिल्कुल सर, ये प्रैक्टिकली हो रहा है सर। चलिए, शुक्रिया, अपने बताया इन्होंने अनुभव। और खासतौर से डॉक्टर साहब अगर बात की जाए, क्योंकि हर एक किसान का अपना अलग अनुभव है, आपके नज़रिए से कौन किसान कब का हकदार? हाँ, इस विषय में परमानंद जी उजवा गांव से जिन्होंने प्रकाश डाला है कि पशुधन जिसमें सिर्फ हम गाय या भैंस को ही ना पालें, उसमें पिगरी को भी देखें, शीप गोट रेयरिंग को भी देखें, पालन करें, बकरी और भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इनको पे प्रकाश डाला है। तो परमानंद जी उजवा के इसके प्राइस के हकदार हैं। चलिए, जोरदार तालियां फिलहाल इनके लिए आप बजा दीजिए। मैं चाहूँगा आप आ जाएं हमारे पास आगे। जो जवाब इनकी तरफ से आया वो हमारे विशेषज्ञ की नज़र में एक सटीक जवाब, जिसके बाद बनते हैं आप किसान कब के हकदार। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। आप सभी बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। आपसे और विस्तार से जानकारी लेना चाहेंगे डॉक्टर साहब हम, और किस तरीके से जो हर एक किसान है, जैसे उदाहरण भी आपने दिए, परमानंद जी ने यहाँ पर बताया, लेकिन किसान थोड़ा सा अभी झिझकता है कि नई तरफ अगर जाएगा, कई बातें सोचनी पड़ती हैं, वहाँ पर कैसे किसान को मदद मिल सकती है? देखिए, पशुपालन में आपको एक खेती के अलावा एक ऐसा साधन है जिससे आप अपनी रेगुलर इनकम पा सकते हैं। पशुपालन में अगर हम पहले बात करें डेयरी फार्मिंग की, वहाँ पर आपकी एक हर दिन की आप आमदनी ले सकते हैं दूध उत्पादन द्वारा। पशुपालन में ही बकरी पालन और भेड़ पालन भी आता है। इसके द्वारा जैसे आप एक महानगर के पास रहते हैं, जैसे परमानंद जी ने बताया कि जो मीट खाने का जो हमारे देश में बढ़ गया है, थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा है, तो अगर आप भेड़ बकरी इसका उत्पादन भी करेंगे, उसके साथ पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, तो आप सब ये एक एंटरप्राइजेस की तरह इसको देख सकते हैं। इसके साथ साथ और भी जैसे रैबिट फार्मिंग आती है, इसमें भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। इसको अपनी खेती के साथ, आपके पास कुछ ज़मीन है, वहाँ पर इनके छोटे छोटे शेड बना सकते हैं और इनको सेटअप करके आप अपनी इनकम को दुगनी कर सकते हैं। और ये कृषि जो आपको हर एक अवधि के बाद इनकम देती है, ये एक आपकी रेगुलर इनकम होगी। जैसे अगर आप भेड़ पालन करते हैं या बकरी पालन करते हैं, तो इसमें आप इनके दूध के साथ साथ इनके मीट का उत्पादन भी कर सकते हैं। तो सिर्फ आप, मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि जब पशुपालन पे आता है तो आप सिर्फ डेयरी उत्पादन को ही ना देखिए, और इसमें आप बकरी पालन को भी जोड़िए। आजकल सुअर पालन ये काफ़ी एक अच्छा व्यवसाय है। इसमें आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको देखा जाएगा कि वहाँ सुअर पालन का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और जैसे उन्होंने, हमारे परमानंद जी ने बताया कि थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से इस पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इसमें सब्सिडीज दी जा रही हैं जी। तो इन एंटरप्राइजेस को अपनाकर आप अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ शुकर पालन बल्कि कई ऐसे आयाम हैं जिनमें अगर आप जिन क्षेत्रों में आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है। अब चलिए, अब भी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और यहाँ हमने बात की किस तरीके से, देखिए, अलग अलग फसलों की बात की जाए, पशुपालन क्षेत्र की बात की जाए, जैविक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल मेरा यहाँ पर जो हमारे किसान हैं उनसे यही, जैविक पद्धति की अगर हम बात करते हैं या जैविक खेती की अगर बात की जाए, जैविक खेती किस तरीके से किसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। जैविक खेती किस तरीके से किसान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? एक हाथ जो है वो फिलहाल उठता हुआ हमें नजर आया है। कोशिश करते हैं कि पास हम चलते हैं, बाकी जो किसान हैं उनसे भी हम यहाँ जवाब लेंगे। क्या मानना है किसानों का, किस तरह की सोच वो रखते हैं? क्योंकि कोशिश ये भी की जा रही है कि जो रसायन है इसका कम से कम प्रयोग जो है वो किया जाए, और बिल्कुल अगर बंद हो जाए तो उससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता। जैविक खेती इसी दिशा में कदम हम मान सकते हैं। जी, जवानी खेती हमने शुरू कर रखी जरा जी, तो उसका एक तो हमारे जो समाज है वो जवानी खेती की अनुमति दे है। कीटनाशक की ये तो एक जबरदस्ती वाला काम हो गया, भाई को ऑप्शन ना हो जी। तो उसमें एक तो स्वास्थ्य और जमीन हमारी जो है ना उसकी गुणवत्ता बनी रहे उससे। जो हमारी पहले जमीन उपजाऊ थी वे अब नहीं रही। खाद माटी गिरना तो पहले 2 या 3 पानी हम फसल पक जाती जी। अब ज़्यादा खाद पानी लगा, ज़्यादा खर्चा लगा है और जवानी में है ना थोड़ा खर्चा लगा है। और सबसे बात है कि सेफ्टी है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, कहीं भी कोई भी भोजन है उसने इस्तेमाल करेगा तो उसकी गुणवत्ता, ये 2 कारण, एक जो हाइब्रिड जो बीज आए हैं उन्होंने हमारी
किसानों की मार्केट फैल करते। क्यों? उनमें उपदाम तो ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा लकड़िया है, पर उनमें गुणवत्ता कौन है जी। जो उनमें ठोसपन, जो उनमें निरोगापन था, वे हमारे आई बड़ बीज जमा कौन है। और यही है, ये जो हम खात्मा टीके रहा, इससे हम खा होना और तो उससे बीमारी फैला है, तो उससे हमारी सेल कम हो है जी। और सेल कम होगा जब कोई चीज़ ने नकार देगा तो उसका क्या रिजल्ट, नुकसान रिजेक्ट कर देगा उसको। और जैविक खेती की जो भी सब्जी कोई भी चीज दोस्तों उत्पन्न होगी तो उसने आदमी स्वीकार करा है और उसकी सेल भी बढ़ता है, यानी गुणवत्ता अच्छी होती है तो उसकी ज्यादा बिक्री होती है। बिल्कुल। चलिए शुक्रिया, बैठ सकते हैं आप। तो बताया देखिए उन्होंने कि किस तरीके से जो जैविक खेती है वो और ज़्यादा फायदा किसानों को दे रही है और उनको क्या करना चाहिए ऐसे में। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम समझेंगे जी, गाँव समसूर से हूँ मैं जी। आपको क्या लगता है जैविक खेती कितनी फायदेमंद? जैविक खेती इतनी फायदेमंद है कि हमारे को हॉस्पिटल में नहीं पहुँचना पड़ेगा जी। जो भी खेत के अंदर घास फूस जो भी कचरा है उसको अगर हम सही तरीके से काट के दबा के गोबर घेर के उसको खाद बना लिया जाए तो इससे बड़ा तो कोई हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। न दवाई गिरने की जरूरत हमारे को और न किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत जी। फायदा इसमें, लेकिन क्या आपको लगता है किसान जो है इसकी तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? किसान बढ़ता है जी पर जो हमारी पुरानी जो बीमारी लगी हुई ना, डीएपी यूरिया फलाना डगड़ा आमदनी हम कमा ले वो कमाई ने हमारे पेट में भी दर्द कर दिया जी। यानी एक वजह कच्चा लालच मान सकते, कच्चा लालच जी, बीमारी का लालच है। इनकम ज्यादा मानते हैं उसको और बीमारी जो चल रही है ना उसको हमें नहीं देख रहे। हमारे पेट भी हो रहे हैं। अगर एक हॉस्पिटल में ऐसा है कि चला भी नहीं जा रहा जी ना, तो ये बीमारी है जो भाई इनकम उसकी बढ़ावे की, जो हम खाद भी ज्यादा वो इस्तेमाल करें, दवाई ज्यादा, मिट्टी में भी इसी तरह का नुकसान हो रहा है। हाँ जी। चलिए बैठ सकते हैं आप भी। देखिए अलग उदाहरण इन्होंने दिया यहाँ पर किस तरीके से जो नुकसान है वो पहुंच पा रहा है मिट्टी की। अगर बात की जाए, मृदा की बात करें, एक और हाथ जो है वो यहाँ उठाया गया, इनसे भी हम जवाब ले लेते हैं जी। देखिए जैविक जो खेती होती है इसमें और जो दूसरी खेती होती है जैसे हम परंपरागत आजकल कर रहे हैं केमिकल डालते हैं, इसमें मेन चीज़ क्या है कि जैविक खेती से जो मिट्टी है उसकी जो बेसिक संरचना है वो बची रहती है। उसमें तत्व होते हैं जैसे लवण्य होते हैं, जीवाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, हवा रहती है, ये सभी सुरक्षित रहती है। और ये एक बार अगर आपने शुरू कर दी तो ये इफेक्ट आपको मिलता रहेगा, इसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। जो आप फर्टिलाइजर होते हैं वो जमीन की गुणवत्ता को खत्म कर देते हैं और वो एक इंजेक्शन जैसे लगाते हैं ना, एक बूस्ट करते हैं, एक बार फसल को दे देंगे लेकिन उसकी बेसिक संरचना को खत्म कर देते हैं। तो बार बार आपको लगता है इस वजह से लागत बढ़ जाती है? लागत भी बढ़ जाती है, जमीन की जो ये पर्यावरण को भी खराब करते हैं, पर्यावरण भी इफेक्ट पड़ता है। जैविक खेती फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए 3 जवाब जो है वो हमें यहाँ पर मिले, जानना चाहेंगे आपसे क्योंकि जी बिल्कुल एक जवाब जो है हम ले लेते हैं। जो है सबसे बेस्ट है गोबर की खाद। आप गोबर की खाद डालो, कुछ डालने की जरूरत नहीं और उसमें फसल 1.5 गुना होती है जी। जितनी लागत लगती है मान लो 15,000 की आपको 2 किले में गोबर डाल दी जी, 30,000 का वो गोबर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देगा। उससे जो डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन देता है गोबर की खाद और वो 2 साल तक काम करती है। फिर उसमें वो डाल दो गोबर की खाद। वो जैविक सबसे बेस्ट जैविक वो है, ना कोई ऑर्गेनिक डालने की जरूरत, कुछ डालने की जरूरत नहीं। गोबर की खाद डलवाओ, गौशाला से मिल जाती है और सबसे बेस्ट वो है। यानी सबसे अच्छा सूत्र यही है कि सबसे बेस्ट। मैंने वो डाली, मेरे 1 किले में 36 मन जो है मतलब वो हुई सरसों, नहीं तो नॉर्मल 25 मन सरसों बैठती है और 36 मन हुई, मतलब 15,000 की मैंने डलवाई, 30,000 की सरसों एक्स्ट्रा होगी जी। तो ये फायदा आपको लगता है? बिल्कुल है, 100% है। और फिर उसके रेट भी देखिए, ये तो नॉर्मल उसमें बिकी है, अगर जैविक खेती के रेट में उसको बेचा जाए तो 1.5 गुना रेट में ज्यादा बिकती है। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से फायदा जो है वो किसान ले सकते हैं। और जैसा हमने आपको कहा था कि जो बाजार की जानकारी है किसानों को वो पूरी यहाँ पर रहती है, वही उन्होंने हमारे साथ साझा भी की। जानना चाहेंगे आपसे जो हमें जवाब मिले हैं, 4 जवाब इस बार हमने यहाँ पर लिए हैं, इनमें से कौन है किसान कप का हकदार? इस किसान कप के हकदार ओम प्रकाश जी है, जिन्होंने बताया कि जैविक खेती गोबर के ऊपर हम कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद सब जानते हैं और आप पहचानते हैं, जब हमारा जो देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हमारे पास न कोई खाद थे, न कोई डीएपी थे, न यूरिया थे, कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारे जो उत्पादकता थी आज से 3 गुना बाद थी। लेकिन हरित क्रांति के बाद में हम जैसे खाद यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी उत्पादकता एकदम तो बढ़ी, लेकिन दिनों दिन जैसे हमारी ज़मीन की संरचना खराब होती जा रही है, वैसे हम गोबर से दूर जा रहे हैं और डीएपी और यूरिया पे ज़्यादा
फोकस कर रहे हैं। इस वजह से हमारे खेत की उत्पादकता भी कम होती जा रही है और खेत की जो ज़मीन की संरचना है वो भी कम होती जा रही है। इसके कब के हकदार ओम प्रकाश जी है। चलिए जोरदार तालियां फिलहाल ओम प्रकाश जी के लिए आप सभी बजा दीजिए। मैं चाहूंगा आप आ जाएं ओम प्रकाश जी आगे। जो जवाब इनकी तरफ से आया उसके बाद ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको और उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ जो ओम प्रकाश जी का जवाब था ये सिर्फ इनका जो विश्वास है इनका, बल्कि कई ऐसे किसान हैं, हज़ारों ऐसे किसान जिनका विश्वास यही है कि जो जैविक पद्धति को अगर वो अपनाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा जो है उनको मिल सकता है। और जब बात की जाती है जैविक पद्धति की, जिसके ज़रिए आपकी जो हम कह सकते हैं मुनाफा काफ़ी बढ़ सकता है, लागत आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है, ज़ीरो बजट फार्मिंग की तरफ हमारा जो किसान है वो आगे आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर और किस तरीके से आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा हो सकता है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। और ख़ासतौर से पशुपालन के बारे में भी हमने यहाँ पर जाना था कि कैसे उससे हमारी आय जो है बढ़ सकती है। लेकिन इसी में अगर बात करें, सवाल मेरा अगला यही, दूध प्रसंस्करण की अगर बात की जाए, इसके जरिए कैसे किसान को फायदा मिल सकता है। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं, इस क्षेत्र से अगर किसान जुड़े तो उनको कैसे फायदा मिल सकता है। सोच में है किसान, थोड़े से हाथ अपना आप ऊपर उठा सकते हैं जवाब देने के लिए। कैसे अगर दूध प्रसंस्करण की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि दूध के ज़रिए कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो तैयार किए जाते हैं, कैसे हमारे जो किसान हैं उनके ज़रिए मुनाफा ले पाएंगे, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान हैं जिनके जहन में शायद हम मान सकते हैं जो जवाब है वो चल रहा होगा, लेकिन क्या उनका मानना है फिर भी ये हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। कुछ किसान हैं जिन्होंने अभी तक जो सवाल है उनसे जवाब हमारे नहीं मिल पाए हैं, क्या उनकी राय है ये हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, नाम बता दीजिए। मोहासी राम यादव जी। दूध प्रसंस्करण का क्या फायदा किसान? दूध को ये है कि भी उसको मार्केट में बेचने के लिए, और दूध के लिए पशु ज़्यादा चाहिए जी, उसके लोन लेना चाहिए पशुओं को पालने के लिए। और ज़्यादातर जैविक खेती में गोबर काम करता है वो जी। वो तो यहाँ फायदा हो सकता है सर। हाँ, दूध पालन के लिए, दूध के लिए सर। हाँ। चलिए बैठ सकते हैं आप। बताया इन्होंने कि इनका क्या मानना है, खासतौर से प्रसंस्करण की अगर बात की जाए। कुछ और भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा प्रसंस्करण के बारे में, आप बताएंगे हमें। देखिए थोड़ा सा यहाँ डालते थे जी। तारीफ सिंह गाँव उजुआ जी। दूध से कई आइटम बन सकते हैं जी, वो अपने घर पर बनाएं। जैसे मावा है, जब मावे की गुणवत्ता देखी जाएगी तो उसमें हमारे को फायदा मिलेगा जी। घर में पनीर बना सकते हैं, उसको बाजार में ले जाएंगे तो दूध के बनस्पत पनीर का ज़्यादा रेट मिलेगा जी। जो इस किस्म के प्रोडक्शन हैं जो हम अपने घर तैयार कर सकते हैं, उनको लेकर के मार्केट में जाइए, आपको फायदा अवश्य मिलेगा। फायदा मिलेगा यानी दूध प्रसंस्करण से। चलिए बिल्कुल शुक्रिया, इन्होंने अपना जो जवाब है वो हमारे साथ साझा किया। जो और भी किसान यहाँ पर हैं, इनका क्या मानना है प्रसंस्करण को लेकर, ये हम जान लेते हैं। जी, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, बताएंगे इस बारे में कुछ। देखिए जो किसान है जानकारी इनके पास होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि दूध के मामले में तो फिलहाल हम नहीं दे पाएंगे। ये किसान है आगे, इनसे हम जान लेते हैं इनका क्या मानना है इसको लेकर। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। सर दूध का प्रोडक्शन जब भी बढ़ सकता है, जैसे हमने कैल्शियम देना है, मिनरल मिक्सचर देना है जी, नमक देना है, तभी जो है ना उसमें पूरे दूध में वो आता है। लेकिन प्रसंस्करण की हम बात कर रहे हैं, प्रसंस्करण तभी वो होगा ना, उसमें ज़्यादा वो आएगी। जैसे हमने खोआ निकालना है जी, खोए में उसकी ज़्यादा फैट आएगी। दही जमाएंगे, उसको बेचेंगे, उसमें भी वो बढ़ेगी, लागत बढ़ेगी। अगर उस दूध को भी बेचेंगे ना तब भी वो जो है ना उसमें कुछ विटामिन जो है मिलावट हो जाएगा जी। हाँ, तो ये ज़रूरी है कि पहले जो हमारा उत्पादन है उसमें हम वृद्धि करें। हम वृद्धि हो जी, वृद्धि जब भी होगी जब हमें जैसे चारा डाल दिया दे वो डाल दिया, उससे नहीं होगा जी। उसमें कुछ वो चाहिए ना, जैसे तत्व चाहिए। अभी कैल्शियम भी देना जरूरी है, जिससे पशु की बड़े जैसे दूध में फैट भी आए जी, ये तभी आ सकती है जब वो। और फिर दूसरा वो निरोग मतलब किसी का पशु को कोई दिक्कत भी नहीं आती जी। जैसे आगे की कराने में एग्रीमेंट फोर्ट तो ऐसा है कि जैसे हम इसको कंटिन्यू देते रहेंगे, कैल्शियम को देते रहेंगे तो दूध का उत्पादन भी बढ़ता है और दूसरा वो भी हो जाएगा जी। लेकिन पशु को भी कोई नुकसान ना हो। और इससे जैसे भैंस जो है फिर जाती है या आगे की नहीं बोलती, ये नहीं होता, वो चीज़ें बीमारियाँ कई हट जाती हैं। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए लगभग 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ मिले हैं। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे आपसे, दूध प्रसंस्करण लेकर हमने यहाँ सवाल किया था, लेकिन जो जवाब मिले आप उससे कितना संतुष्ट हैं? क्या कोई इस बार किसान कप का हकदार बन पाएगा? जी, तारीफ सिंह जी ने आधा अधूरा थोड़ा सा बताया है जी, तो वो इसके हकदार समझे जाएंगे जी। चलिए बिल्कुल, जोरदार तालियां तारीफ सिंह जी के बजा लीजिए।
मैं चाहूंगा तारीफ सिंह जी आप आ जाएं हमारे पास आगे, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। जोरदार तालियां इनके लिए आप सभी बजा दीजिए। लेकिन तो यहाँ इनका जो जवाब है उसके बाद ये बनते हैं किसान कप के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको तारीफ सिंह जी, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ तारीफ सिंह जी की तारीफ हमें करनी होगी क्योंकि जो उन्होंने जानकारी दी उसके बाद वो किसान कप के हकदार भी बने। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कैसे दूध प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो बाकी किसान हैं, पशुपालक हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब आप दूध उत्पादन करते हैं तो आप देखते होंगे कि दूध की जो लाइफ होती है वो कम होती है। आप दूध इकट्ठा करते हैं, उसको अगर आप या तो मार्केट में बेच देते हैं या उसको बॉईल करके रख देते हैं कि वो शायद कुछ घंटे के लिए वो टिक जाएगा, मगर इसके साथ साथ आप दूध का दही बना सकते हैं। दूध की दही से बाद लस्सी बना सकते हैं। दूध का जैसे तारीफ सिंह जी ने बताया मवा बना सकते हैं, खोआ बना सकते हैं, उनका आप पनीर बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूध को पास्चराइज करके उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क कहते हैं जिसको, वो बना सकते हैं, उसको मार्केट में आप सेल कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं जो आप उसके मिल्क के प्रोडक्ट्स बनाकर आप मार्केट में बेचिए और उनके आप देखोगे उसके जो रेट होते हैं वो मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे आप दही को ही लीजिए कि आपका दूध अगर 60 रुपये लीटर बिक रहा है तो दही जो होगा वो 80 या 90 या 100 रुपये किलो होगा जी। तो आप ये कीजिए, खोआ देखिए, आप खोए से मिठाइयाँ बनती हैं, तो ये ऐसे आप एक प्रोसेसिंग यूनिट्स बना सकते हैं। इसके साथ साथ मिल्क प्रोसेसिंग में साथ साथ मैं इनको बताना चाहूँगा कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अगर डेयरी को प्रोडक्शन की जाए, या तो आप डेयरी एंटरप्राइजेज इतनी बड़ी सेटअप कीजिए कि उसके बाद उसमें एंटरप्राइजेज ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स लगते हैं तो वो आप लगवा सकते हैं। नहीं तो आप छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, 2-2, 3-3 गाय रखिए, उन गायों से दूध लेने के बाद पूल कीजिए और उनका एक साथ मिलकर यूनिट सेटअप कीजिए जिसमें आप मिल्क से दही, पनीर, खोआ इत्यादि चीज़ें बनाकर मार्केट में लेके जाइए। यानी समूह में और ज़्यादा फायदा जो है वो किसानों को मिल सकता है, ना सिर्फ स्वयं सहायता समूह बल्कि अगर बात की जाए एफपीओ यानी कृषि उत्पादक संगठनों की अगर बात करें, किसान उत्पादक संगठनों की अगर खास तौर से हम बात करते हैं, इसके जरिए भी किसानों को काफ़ी फायदा पहुँचा। और सरकार की भी कोशिश यही है कि किसान जितना ज़्यादा समूह में रहेंगे उतना ज़्यादा उनको फायदा मिल सकेगा। फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र रुजवा, जहां पर काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो आए हुए हैं और अभी तक हमने सवाल पूछे हमारे किसान भाइयों से, लेकिन यहाँ मौका अगर वो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे, आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं अगर आपको कुछ सवाल पूछना है हमारे जो यहाँ विशेषज्ञ वैज्ञानिक जो हमारे बैठे हैं उनसे। कई बातें जो हैं वो जहन में रहती हैं। देखिए अब एक हाथ जो है वो उठाया गया है, क्या इनका सवाल है वो हम यहाँ पर लेते हैं, उसका जो जवाब है वो हमारे यहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं वो इनको देंगे। जी अपना नाम बता दीजिए पहले। जी बलवान शौकीन। जी बलवान जी। जी मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि मैं तकरीबन हाइब्रिड बीज वो और अब तकरीबन हाइब्रिड देसी बीज तो खत्म कर दिए जी, और जी उनके पक्के बिल्ले हम, पर कई बार दुर्भाग्यपूर्ण वे बीज खराब निकलिया, रिजेक्ट हो जाए और उनके लिए जी फिर हमने धक्के खाने पड़ा बहुत घने। और तो जी मेरा भी बीज है 6 एकड़ में लगा रखा था मैंने जी, और उसका पक्का बिल था, जीएसटी कट रही थी। तो मैं फूसा भी गया, जब मेला भरा था वहाँ भी पूछा, बोले अभी आपकी इसमें दर्ज कर दी है तो पता नहीं चला। फिर मैं राकेश जी के पास आया जी, तो जी कोई 1 महीना तो मैं कंपनी वाला ने घुमा दिया। तो कच्ची फसल थी वो जी कट गया वहाँ पर, वो समय उसका निकल गया जी। और फिर बोले जी आपको तो समय निकल गया और आपने कुछ नहीं।
इसके लिए जी मैं वो जानना चाहता समय रहते किसान को जानकारी मिल जाए, हाँ, जिससे नुकसान से बच सके। और जी ये है ना, उसके अधिकार पता हो। चलिए, बिल्कुल ये बेहद जरूरी, जो किसान है अपने अधिकार भी समझे। राकेश जी, जानना चाहेंगे आपसे ही, जैसा उन्होंने कहा कि कभी कभी जो किसान है उसके साथ ठगी हो जाती है, ऐसी स्थिति में किस तरह के विकल्प किसान के पास हैं? सबसे पहले किसान भाई को ये निश्चित करना चाहिए कि जो भी आपके आसपास से संस्था हो, कृषि संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो कौन सी प्रजाति लगानी है और किस मौसम में लगानी है। दूसरी चीज़, इस बात का ध्यान दें कि जो भी बीज खरीदें उसके पहले ये आश्वस्त करना ज़रूरी है कि वो बीज जो दे रहा है उसका पक्का बिल है कि नहीं। अगर वो पक्का बिल दे रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो डायरेक्ट कंपनी से वो बीज दे रहा है, और जो भी नुकसान होता है वो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसको जवाब देने के लिए। तो किसान भाई को सबसे ज़रूरी होगा कि उसने बीज लेने के लिए एक तो निश्चित करे कौन सी प्रजाति लगानी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होती है कि वो खरीफ की मौसम है, जैसे अभी गोभी की बात करेंगे तो गोभी में भी अर्ली फर्स्ट, अर्ली सेकेंड, पूसा, अगहनी, कातकी, ये डिफरेंट मौसम में अलग अलग प्रजातियां हैं। तो एक प्रजाति का निश्चित होना जरूरी है। दूसरी, जहाँ से भी बीज खरीदे विश्वसनीय स्रोत होना जरूरी है। वो विश्वसनीय अगर स्रोत होगा तो जवाबदेही भी देगा। तो किसान भाई को इसका ध्यान रखना है, और बीज लेने के साथ साथ आप पक्का बिल जरूर लें। अगर वो पक्का बिल दे रहा है तो जवाब देने के लिए भी तैयार रहेगा। चलिए, बिल्कुल ये बैठ सकते हैं आप। उम्मीद करते हैं आपको पूरी जो जानकारी है वो मिली होगी। और कोई जानना चाहेगा आप लोगों में से कोई सवाल? जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। हालांकि हमारे किसानों का कहना है कि जब उन्हें समस्या होती है तो यहीं का वो रुख करते हैं, लेकिन फिर भी कोई आप लोगों से सवाल पूछना चाहेगा? चलिए आगे जी। अगर कोई दुकानदार पक्का बिल नहीं दे तो चलिए, बिल्कुल फोन करो जी। डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप? अगर आपने पक्का बिल नहीं देता है, मैंने यही बोला कि आप कृषि संस्था से जाएं और वहाँ पे जो विशेषज्ञ है आप उनसे संपर्क करें। जो भी बीज लेना है, आप जिस कंपनी का लेना है आपने जी, क्योंकि हमारे यहाँ से वेबसाइट के माध्यम से हम कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, और उसके जो रियल में डिस्ट्रीब्यूटरशिप जिसके पास होगा, अगर हम उससे बीज लेते हैं तो पक्का बिल देगा, अन्यथा आप वहाँ से बीज न खरीदें। चलिए, बिल्कुल ये सावधानी जो है हमारे किसानों को रखनी होगी। किसानों के अपने देखिए अधिकार हैं, और ये ज़रूरी कि जब भी आप कुछ भी चीज़ उत्पाद आप लेते हैं तो उसका पक्का बिल ज़रूर लें। और आपको अगर ज़्यादा समस्या आती है तो उसके बाद आप कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपके पास एक विकल्प बचता है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ भी आप ये जो रास्ता है, इस रास्ते को भी आप अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यही कि आप सजग रहें, जागरूक रहें, और कोशिश यही करें कि किस तरीके से आपकी जो लागत है वो कम हो और आपका मुनाफा बढ़ सके। फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूँगा बड़ा जोरदार तालियां बजाकर आप शुक्रिया कहें हमारे आज के विशेषज्ञों को, और जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी एक बार फिर जरूर हो जाएं, क्योंकि इतनी पूरे हम कह सकते हैं गंभीरता के साथ हमारे जो किसान हैं बैठे रहे और काफी अच्छे से इन्होंने सबके जवाब दिए। जोरदार तालियां आप सभी के लिए भी एक बार। तो जैसा हमने कहा था कि हमारे साथ जो किसान हैं, हमारे सवालों के जो जवाब हैं कैसे देंगे, देखा आपने, सवालों के जवाब भी मिले और किसान कब के वो हकदार भी बने। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।